मैं आपको चीन की न्याय व्यवस्था के बारे में बताने जा रही हूँ। बच्चों, जनवादी चीन जो है उसकी न्याय व्यवस्था पाश्चात्य न्याय व्यवस्था से बिल्कुल पृथक है, बिल्कुल भिन्न है। इसका मुख्य कारण जो है वो ये है कि साम्यवादी कानून और परंपरागत जो कानून है उसमें बहुत अंतर होता है। क्योंकि परंपरागत कानून जो है वो मानवीय आचरण के सार्वभौमिक नियम होते हैं। इसके विपरीत साम्यवादी व्यवस्था या साम्यवादी मान्यता जो है उसके अनुसार कानून एक वर्गीय धारणा होती है और ये वर्ग की वह इच्छा है जो संविधि का रूप धारण कर चुकी हो। पूंजीवादी देशों में कानून केवल बुजुर्गा वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व रक्षा करते हैं और सर्वहारा वर्ग का शोषण किया जाता है। इसके विपरीत साम्यवादी राज्यों में कानून का लक्ष्य सर्वहारा वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व और समाजवाद के शत्रुओं से उसकी रक्षा करना है। और इसलिए चीन की न्याय व्यवस्था का जो स्वरूप है वो वैधानिक न होकर राजनीतिक है। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ चीन की न्याय व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में। जब हम चीन की न्याय व्यवस्था की विशेषताएं देखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी है साम्यवादी वैधानिकता का सिद्धांत। बच्चों, पश्चिमी प्रजातंत्रीय देशों की यह मान्यता है कि राज्य और कानून समस्त जनता के हितों की रक्षा के साधन होते हैं, किंतु साम्यवादी विचारधारा के अनुसार राज्य एक ऐसा यंत्र है जिसका कार्य एक विशेष प्रकार के सामाजिक संगठन की स्थापना व उसकी रक्षा करना है। साम्यवादी विचारधारा ये कहती है कि कानून जो है वो राज्य की आज्ञाएं होती है, अतः कानून का स्वरूप भी राज्य के स्वरूप के अनुसार ही होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से हम ये कह सकते हैं कि कानून शक्तिशाली वर्ग की इच्छा मात्र होती है जिसे अधिनियम का स्तर दे दिया जाता है। कानून के स्वरूप के विषय में जो साम्यवादी विचारधारा है उसके अनुसार साम्यवादी चीन की जो कानून व्यवस्था है वो इसी आधार पर आधारित है। वहां इस बात को स्वीकार नहीं किया जाता कि राज्य के आर्थिक और सामाजिक ढांचे से अलग शाश्वत न्याय के किन्हीं सिद्धांतों पर कोई कानूनी व्यवस्था आधारित हो सकती है। वह यह मानकर चलते हैं कि कानून ऐसे होने चाहिए जिनसे श्रमिकों और उनके अधिनायक तंत्र के हितों की सुरक्षा बनी रहे। इसलिए साम्यवादी चीन की विधि और न्याय संबंधी धारणा ने प्राकृतिक कानून अथवा राज्य के विरुद्ध सुरक्षा का व्यक्ति का अधिकार जैसे विचारों के लिए वहां पर कोई स्थान नहीं है। साम्यवादी चीन में इस विचार को मान्यता प्रदान की गई है कि कानून सदा ऐसा होना चाहिए जिससे साम्यवाद की जड़ें अधिकाधिक मजबूत हो सके, चाहे उसके लिए व्यक्ति को पूर्णतया राज्य के अधीन ही क्यों न बना दिया जाए या व्यक्ति साधन ही क्यों न बना दिया जाए व्यक्ति को। दूसरी जो विशेषता है वो यह न्यायपालिका पर साम्यवादी दल का नियंत्रण। पश्चिमी प्रजातंत्रों में हमने देखा कि न्यायपालिका जो है उसकी स्वतंत्रता का सिद्धांत अपनाया गया है, किंतु साम्यवादी देशों में न्यायपालिका के द्वारा व्यक्ति स्वतंत्र की रक्षा करना और या रक्षा के इस करने के स्थान पर समाजवादी व्यवस्था की रक्षा का कार्य किया जाता है। पश्चिमी प्रजातंत्र इस मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति और राज्य के बीच न्यायोचित संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, किंतु साम्यवादी विचारधारा जिसे चीन में स्वीकार किया गया है वो ये है कि सरकार जनता की है और शासन के विरुद्ध किया गया कोई भी ऐसा कार्य जनता के विरुद्ध किया गया कार्य होने के कारण क्रांति विरोधी और प्रतिक्रियावादी है। और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के समान ही न्यायपालिका का भी एक कर्तव्य है कि वे इस प्रकार की क्रांति विरोधियों पर प्रतिक्रियावादी का दमन करें। इस प्रकार हम बच्चों देख रहे हैं कि चीन की समस्त न्याय व्यवस्था जो है वो साम्यवादी न्याय व्यवस्था पर साम्यवादी दल का नियंत्रण है। इसके अलावा जो इसकी विशेषता है वो है लोक उत्तरदायित्व है। पाश्चात्य राज्य व्यवस्थाओं में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो कार्यपालिका द्वारा की जाती है और वे कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, यानी नियुक्ति तो कार्यपालिका द्वारा की जाएगी लेकिन वो कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। लेकिन चीन में न्यायाधीशों के संबंध में लोक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को अपनाया गया है। यानी चीन के जो संविधान 82वें संविधान के अनुच्छेद 128 में यह कहा गया है कि जन न्यायालय अपने अपने स्तर पर जन कांग्रेस यानी जनवादी कांग्रेस और उसके स्थायी अंग यानी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विभिन्न स्तरों पर जनवादी कांग्रेस द्वारा जनवादी न्यायालय के अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है और उसकी पदच्युति भी उसी के द्वारा की जाती है। इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि व्यवस्थापिका के प्रति न्यायाधीशों का उत्तरदायित्व साम्यवादी चीन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक विशिष्ट सिद्धांत है।
समझौते और मध्यस्थता की प्रणाली यहाँ पर अपनाई गई है। चीन की जो न्याय प्रणाली है उसकी जो प्रमुख विशेषता वो समझौते और मध्यस्थता की प्रणाली भी है। सामान्य किस्म के झगड़ों का निपटारा करने के लिए प्राथमिक न्यायालय के निरीक्षण में समझौता समितियां स्थापित की जाती है। इन समितियों में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और ये समितियां वादी और प्रतिवादी की सहमति से बहुत बड़े पैमाने पर छोटे छोटे झगड़ों का निपटारा भी करती है। इससे न्यायालयों का कार्यभार भी बहुत कम हो जाता है और वादी और प्रतिवादी को भी बहुत लाभ पहुंचता है। इन समितियों के निर्णय की अपील जो है वो न्यायालय में भी की जा सकती है। इसके अलावा बच्चों, हमने देखा कि चीन में कानूनी पेशे का समाजवादीकरण हो गया है। हमने ये देखा कि साम्यवाद की स्थापना के पहले कानूनी पेशे में जो लोग आते थे वो संपत्तिशाली वर्ग से आते थे और इसका कारण क्रांति के बाद शुरू के दिनों में कानूनी पेशे को शत्रुता की दृष्टि से भी देखा गया। लेकिन 1954 के दिनों में कानूनी पेशे के प्रति सरकारी रवैयों में परिवर्तन हुआ। कानूनी पेशे से संबंधित नियम बनाए गए और इस पेशे को सहकारी आधार पर गठित करते हुए वकील संघों यानी बार एसोसिएशंस का निर्माण किया गया। इन संघों द्वारा कानूनी परामर्शदात्री कार्यालयों की स्थापना की गई। इन कार्यालयों की आय को संबंधित वकीलों में उनके कार्य की मात्रा और योग्यता अनुसार भी बांट दिया गया। इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि कानूनी पेशों के संबंध में वहां पर सरकारी व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके अलावा बच्चों, न्यायालयों की जो वहां पर संरचना है वो पिरामिड जैसी है, यानी पिरामिड के आकार जैसी है। चीन की न्याय व्यवस्था का जो संगठन है उसका एकीकरण उसका जो आधार है वो जनवादी केंद्रवाद का सिद्धांत है और ये न्यायपालिका पर भी लागू होता है। संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, स्थानीय जन न्यायालय और विशेष न्यायालय, इन 3 स्तरीय ढांचे को एक ही सूत्र में पिरो दिया गया है। प्रोक्यूरेटोरियल विभाग द्वारा किसी न्यायालय में मुकदमा ले जाया जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय को स्थानीय न्यायालय और विशेष न्यायालयों की कार्यवाही के निरीक्षण और नियंत्रण का अधिकार भी प्राप्त है। यह व्यवस्था जो है वो समाजवादी क्रांति, समाजवादी वैधानिकता को सुदृढ़ करने की दृष्टि से अपनाई गई है। न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाता है। बच्चों, हमने देखा जैसे भारत में जब न्यायाधीशों का, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वो 65 वर्ष है और अमेरिका में जीवन पर्यंत है, जब तक कि वो उसको कार्य करना चाहता है। इसके अलावा वहाँ पर जनता की स्वीकृति भी लेनी जरूरी होती है। लेकिन यहाँ पर जो न्यायाधीशों का कार्यकाल है वो केवल 5 वर्ष की अवधि के लिए इनको निर्वाचित किया जाता है। जिस प्रकार से हम 5 साल के लिए हम हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनको निर्वाचित करते हैं, उस प्रकार से वहां पर 5 वर्ष के लिए ही इनको निर्वाचित किया जाता है। इसके अलावा चीन में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भी नहीं है, यानी कि चीन की न्यायपालिका वहां पर स्वतंत्र नहीं है और इसकी स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है और न ही उसे संविधान और कानून की व्याख्या करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ये जो संविधान और कानून की व्याख्या करने का अधिकार वहां पर स्थायी समिति को दिया गया है। वहां पर बंदी प्रत्यक्षीकरण की भी कोई व्यवस्था नहीं है और इसके अलावा बच्चों, वहां पर न्यायिक कार्यवाही जो है वो खुले में होती है, यानी कि चीन के संविधान में ये बताया गया है, ये लिखा गया है कि चीन में न्यायालयों के अधिवेशन जो है वो गुप्त रूप से न होकर सब लोगों के सामने होंगे। जिन मुकदमों से देश की रक्षा खतरे में पड़ जाती है, केवल वही मुकदमों की सुनवाई जो है वो गुप्त रूप से होगी, अन्यथा खुले तौर पर होगी। इसके अलावा वहां पर किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में न्यायाधीशों के सम्मुख विचार प्रस्तुत करने का अधिकार भी होगा। स्थानीय भाषा में वहां पर कार्य संचालन किया जाता है कि वहां पर वैसे न्यायालयों में 1 या 2 भाषाएं जो है वही वैधानिक रूप से मान्य होती है, परंतु चीन के नागरिकों को न्यायालय में अपनी भाषा में अपना पक्ष प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी गई है। यदि कोई व्यक्ति किसी स्थानीय न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा से अनभिज्ञ है तो उसे न्यायालय जो है उसे दुभाषियों का प्रबंध कर सकता है। उसके लिए क्षेत्रीय या स्थानीय न्यायालयों में कार्यवाही वहां की स्थानीय भाषा में ही चलाई जाती है। इस प्रकार बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चीन की न्याय व्यवस्था है चीन की न्याय व्यवस्था में न्यायपालिका को बिल्कुल भी स्वतंत्र स्थान प्रदान नहीं किया गया है, किंतु फिर भी हम इसकी एक बात जो हमें महत्वपूर्ण लगती है वो ये है कि यहाँ पर
न्यायालय जो है वो न्यायाधीश खुली कार्यवाही करते हैं, जो न्यायिक कार्यवाही करते हैं वो जनता के हित में करते हैं, खुली करते हैं। और इसके अलावा वहां पर जो स्थानीय भाषा है उसके आधार पे उसका प्रयोग करते हुए करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। किंतु फिर भी लोकतांत्रिक दृष्टि से अगर हम देखें तो चीन की जो न्याय व्यवस्था है वो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। क्योंकि वहां पर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त नहीं है। वहां साम्यवादी दल का उस पर न्यायपालिका पर कठोर नियंत्रण है और न ही वहां बंदी प्रत्यक्षीकरण की कोई व्यवस्था है। धन्यवाद बच्चों।